नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ एक स्पेशल स्टूडेंट आकाश कुमार प्रजापति है। आकाश कुमार प्रजापति भारतीय वायुसेना फेज 1 और फेज 2 क्लियर करके ये जर्नी आपके साथ शेयर करने आया है स्टूडियो में। आकाश, स्वागत है वापस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस आ रहा है अब? हाँ। चलो आकाश, तुम्हारी बेसिक डिटेल से चालू करते हैं। बेटे, कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं सोनभद्र जिले का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य अच्छा, के। यूपी, सोनभद्र। फादर क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान है। तो घर में कोई फौज में है? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। तो जब किसान बैकग्राउंड से, खेती बैकग्राउंड है, तो कैसे भारतीय वायुसेना के बारे में सोचा? सर ये जब मैं 11th में था तभी मैंने देखा था, कहीं इमेज देख ली थी, तभी से आया था कि नहीं जाना है। अच्छा। इंडियन एयरफोर्स में। अच्छा। हाँ। तो उन दिनों भारतीय वायुसेना में ग्रुप XY के फॉर्म्स आते थे या अग्निपथ आ गया था? सर जब मैंने देखा था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे ज्वाइन करा जाता है। तब मैंने बहुत सर्च मारा, जैसे गूगल इन सब पे, तब मुझे पता चला था X ग्रुप और Y ग्रुप के बारे में। अच्छा। तब उस टाइम पे X ग्रुप और Y ग्रुप था। अच्छा, तब X ग्रुप और Y ग्रुप था। तो फिर 2022 में जब ये अग्निपथ स्कीम आई और ये 4 साल के लिए आया कि भाई 4 साल के लिए वायुसेना की वैकेंसी आएगी और 4 साल बाद 25% रिटेन करेंगे, 75% को रीसेटल करने के लिए बाहर कर देंगे, तो इससे तुम्हारा कोई मोरल लूज तो नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसा होता है कि जैसे कि हम कहते हैं हर चीज़ों की 2 साइड होती हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे 25%, तो वो 4 गुना लड़कों को ज़्यादा लेंगे तभी 25% सेलेक्ट करेंगे। तो आप वहाँ से अगर 4 साल में चले भी आ रहे हैं तो वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप Resettlement की चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सीख कर आ रहे हैं सेना में से, तो वो आपको आगे आने वाले ज़िंदगी में भी फ़ायदा करेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपने अभी आकाश की ये लाइन सुनी और बहुत अच्छी लाइन बोली इस लड़के ने कि कहीं ना कहीं एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर 25% को रिटेन करेंगे तो भर्ती भी तो भाई बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, साल में 2 बार निकाल रहे हैं आकाश, है ना? साल में 2 बार निकलेगी एयरफोर्स की, साल में 2 बार नेवी की, तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज की बेटा अब कमी नहीं आने वाली है। हाँ, धड़ाधड़ वैकेंसीज रहेंगी। हाँ। चलो, अब मैं तुम्हारी जर्नी के बारे में समझना चाहता हूँ कि भारतीय वायुसेना का तुमने टारगेट बना लिया था एयरफोर्स का, फेज 1 क्लियर कर लिया, फेज 2 का जो तुम्हारा सेंटर था वो कहाँ पे था? सर मेरा फेज 2 का सेंटर 3ASC कानपुर था। चकेरी कानपुर। चकेरी कानपुर। कितने बजे रिपोर्टिंग के लिए बुलाया था? रिपोर्टिंग तो 5:30 AM थी, मगर मैं 4:30 AM पहुंच गया था। तुम 4:30 पे पहुंच गए थे? हाँ सर। भीड़ भाड़ थी? हाँ थी, ठीक ठाक। उस वक्त जब एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के ठीक बाहर खड़े थे, कैसी फीलिंग थी? नर्वसनेस, डर, या लग रहा था कि यार इन सब में मैं निकाल लूंगा? कैसी फीलिंग आ रही थी? नहीं, मेरा एक दोस्त था जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो इंडियन एयरफोर्स में है। उसने बताया था कि ये सब देयर इज ऑल द गेम ऑफ मेंटल थिंग्स, मतलब तुम किस तरह से सोचते हो बस वो यही चेक करेंगे। और मैं बस वहाँ पे फ्री था, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा था कि कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा। जैसा वो कहे मैंने वैसा ही किया, बस वैसे ही किया। बस। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ? कितने बजे, क्या प्रक्रिया क्या थी? 5:30 बजे से क्या प्रक्रिया थी, जरा बताओ। हम 4:30 बजे गए तो उन्होंने डायरेक्ट, पहले तो बायोमेट्रिक होता है वहाँ पे, फिर उसके बाद जाकर डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद सब बैग रख कर हम लोगों को बस में भरा जाता है और फिर रनिंग के लिए जाते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ। कितने लोग तुम्हारे साथ एक बार में, पहली बार में दौड़े थे? सर मेरे साथ तो 130 या 132 थे। 132 थे। इतने लोगों को देख के घबराहट नहीं हुई? कुछ लंबे चौड़े भी होंगे तुमसे? हाँ वो तो थे ही। नहीं, घबराहट वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर हम लोग रनिंग करते थे पहले से ही। अच्छा। तो मेरी रनिंग अच्छी थी। रनिंग अच्छी थी। हाँ। तो पहले दौड़ हो गई, दौड़ के बाद क्या हुआ? दौड़ के बाद PFT2 होता है, जिसमें हमें पुशअप कराए जाते हैं, स्क्वाट्स अप, सीटअप कराया जाता है। वो भी आसानी से हो गया? हाँ आसानी से हो गया। गॉड विलिंगली, भगवान भी तुम्हारे साथ था, तुम्हारी मेहनत भी अच्छी रंग लाई। फिर क्या हुआ? फिर सर उसके बाद हम लोग ले गए तो हमारे लोग का जो ओरिजिनल था 10th एंड 12th क्लास की मार्कशीट, वो उन्होंने वहाँ पर लिया और उसके बाद SRT के लिए हॉल में बिठा दिया। अच्छा, अब जब SRT के लिए हॉल में बैठे थे तो कितने बच्चे बैठे थे लगभग, आइडिया? आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं, या मे बी 170। 170। तो 300 में से, ये 275 में से 170 बच्चे ही
आ पाए एसआरटी तक के हॉल में। यस सर। ठीक, एसआरटी के हॉल में एयरफोर्स के एयरमैन ले रहे थे एसआरटीज या ऑफिसर आए थे कुछ ब्रीफिंग देने? नहीं, वहाँ पे ऑफिसर ब्रीफिंग देने आए थे, 3 ऑफिसर थे वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने ब्रीफिंग दिया था, सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे कैसे क्या करना है, तो बाकी उन लोगों ने करा था। ये जो एसआरटी थी इसके लिए टाइम कितना दिया गया था? 30 मिनट टाइम था, 45 क्वेश्चंस थे। ये 45 क्वेश्चंस का जो माध्यम था ये इंग्लिश था या हिंदी इंग्लिश दोनों था? नहीं सर, बाइलिंगुअल था ये। बाइलिंगुअल था। Bilingual। चारों ऑप्शंस थे, हाँ। ABCD इजीली तुमने निकाल लिया? हाँ। अगर मैं एक अंदाजा मानूं कि 30 मिनट में तुमने कितनी एसआरटी की होगी? मैंने 22 मिनट में पूरी कर दी थी। 22 मिनट में पूरी कर दी थी। यस। वेरी गुड। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने एसआरटी ली और उसके बाद उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ। अब 170 में से कितने छट गए होंगे? 3 या 4 इतने बस। छोटे थे एसआरटी। मतलब कंपटीशन बहुत टफ था। हाँ। हाँ, 165 के करीब अभी भी थे जो अब ग्रुप डिस्कशन के लिए गए, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए गए। हाँ अब अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के बारे में बताओ जरा मुझे। सर, मेरा जो ग्रुप था लगभग में 10 ग्रुप बना रहा होगा, तो मेरा 7वें नंबर पर था। तो हम लोगों का नंबर आते आते भी बहुत शाम हो गई थी। कितना टाइम हो गया था? आई थिंक 5 और 6 PM। 6 बजे। 6 बज और चुके थे। एसआरटी कितने बजे खत्म हुआ था? आई थिंक 12 और 1 PM। 1 बजे। तो 5 घंटे तुम खाली बैठे हुए थे। हाँ। तब दिल धक 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 कर रहा था? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं वहाँ पे सोचना बंद कर दिया था। मेरे को लगा था कि कुछ ना सोचो वही अच्छा है। ब्लैंक माइंड से जा रहे थे। हाँ। चलो, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि यार हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, कुछ नहीं, तुम बिल्कुल ब्लैंक थे। हाँ, उन्होंने शुरुआत में कह दिया था कि हम जितना कहते हैं आप उतना ही फॉलो करो, आप पहले से जो सीख के आए हो आप उसे दिखाने की कोशिश ना करो यहाँ पे। तो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे जैसा हम तो तुम भी बिल्कुल नेचुरली थे वैसे। हाँ। चलो, बहुत अच्छी पॉइंट आकाश ने आपसे शेयर किया कि भैया वहाँ पे जो हो वही दिखाओ, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करो। आज के टाइम पे आकाश हर बच्चा ही कोचिंग लेता होगा, ऐसा Yes, sir। नहीं है भाई। कंपटीशन इतना है, देश में अपॉर्चुनिटीज कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो सब लोग तैयारी करके ही जाते होंगे। यस सर। भाई कुछ फिजिकल की भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ एसआरटीज की भी कर रहे होंगे, कुछ जीडीज की भी कर रहे होंगे, कुछ सबकी कर रहे होंगे। इसके बावजूद जब नेचुरल रहोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। यस सर। चल, अब बात करते हैं जीडी की। तो टॉपिक क्या था? सर, टॉपिक तो था कि रोल ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इकोनॉमी, इन एनी कंट्रीज इकोनॉमी। वो बैंक से रिलेटेड कोई टॉपिक कोचिंग में त्रिशूल में तुमने मैडम के साथ किया था, या मैडम ने क्या क्या टॉपिक्स कराए थे? मैडम ने तो लगभग में 14 to 15 टॉपिक कराए थे। 15 टॉपिक्स कराए थे। हाँ। अच्छा, तो उसमें मैडम ने क्या चीज समझाई थी जीडी के वक्त जो जीडी तुम्हें वहां पे फॉलो की? मैंने तो जो वहाँ पे चीज़ फॉलो की कि बी नेचुरल, और जो तुम्हारे करंट से रिलेटेड पॉइंट है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर पता है तो वो चीज़ बोलो जीडी में। तो मैंने ये 2 चीज़ फॉलो करी थी। ये चीज मैडम ने तुम्हें यहाँ पे समझाई थी। हाँ। यहाँ पे विद इन द क्लासरूम तुम प्रैक्टिस कर पाते थे, तुम बोल पाते थे? हाँ। या चुप रह जाते थे? नहीं, मैं बोलता था, अच्छा बोलता था। तुम अच्छे बोलते थे तो मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था तुम्हें? हाँ, मेरे ऊपर यहाँ आया था तो कॉन्फिडेंस था कि नहीं कर लूँगा क्लासेस के बाद। क्लासेस के बाद कर लूंगा। इसके बाद जब तुम वहां पे पहुंचे और तुम्हारे पास वो बैंकिंग सेक्टर वाला जो जीडी का टॉपिक आया, तो तुम्हें इजीली टॉपिक समझ आ गया था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? हाँ सर, वो आराम से बोलते हैं, वो आपको टाइम देते हैं, बोलने के बाद 10 मिनट का टाइम भी देते हैं लिखने के लिए। तो उसमें आप चीज़ें समझ जाते हो अच्छे से क्या है क्या नहीं है। अच्छा, कितनी शीट्स दी थी लिखने के लिए? 2 शीट्स थी, एक रफ शीट थी, एक फेयर शीट थी। आपको जब वो बोल रहे हैं तो आप रफ शीट पे की पॉइंट नोट कर सकते हैं, और फेयर उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप उसके बाद फेयर शीट पे लिखो। उसके बाद वो ले लेते थे फेयर शीट, उसको चेक किया जाता था, उसके बाद जीडी स्टार्ट हो जाता। तो जीडी के वक्त तुमने ऐसे ही स्टार्ट किया या कुछ इंट्रोडक्शन दिया था? नहीं, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे बारे में जानते हैं, हम तुम्हारे और जो बाकी चीज़ें बताओ उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा, और बाकी तुम टॉपिक के बारे में बोल सकते हो। तो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत छोटा था, केवल 4 लाइन का था। 4 लाइन का? बस मैंने वहाँ पे कहा कि मेरे को टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया था, तो मैंने इंट्रोडक्शन अपना बहुत छोटा दिया Skip करके मेन टॉपिक पे बात की थी। उसके बाद मैंने टॉपिक पर बात की। आकाश, जब तुम जीडी कर रहे थे तो ये जो जीडी था ये चेस्ट नंबर पे ना के कर रहे थे कि तुम्हारे नाम से ही वो लोग? नहीं सर, चेस्ट नंबर, वहाँ पे चेस्ट नंबर से कर रहे थे। नाम किसी का तुम्हें नहीं पता नाम चल रहा किसी था का कौन नहीं। किया? हाँ। अच्छा,
आकाश, एक आखिरी सवाल, तुमने अपनी ये जर्नी बहुत अच्छे से मेरे को बता दी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने से क्या मदद मिली, क्या एम अचीव हुआ? ये मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये नहीं जानना चाहता कि मैडम अच्छी थी, कि सर अच्छे थे, कि मैं अच्छा था। ओवरऑल तुमने अपने अंदर क्या बदलाव देखा? मुझे लगा कि मेरा जो इंग्लिश कम्युनिकेशन था वो थोड़ा वीक था, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। और एक जो कहते हैं माहौल मिला, यहाँ पे हम 15 बच्चों का एक बैच था, तो उसकी वजह से जो हम माहौल मिल रहा था उसने लाभ, कॉन्फिडेंस दिया, लाभ दिया। चल, हमारे एस्पिरेंट्स जो तुम्हें सुन रहे हैं, जो इस वीडियो के द्वारा तुम्हें मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस को ले रहे हैं, उनसे कुछ आखिरी बात की, एयरफोर्स की कैसे तैयारी करो? मेरे हिसाब से एयरफोर्स या किसी भी चीज़ की तैयारी करने की मैंने जो करा था कि हार्ड वर्क करो और अपने आप में विश्वास रखो, बस यही चीज़ थी मेरे केस में। और मेरे को लगता है कि आप लोगों के केस में भी ये चीज़ मदद करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, ऐसा नहीं है, लेट लपेट भी होता है, लेकिन हार्ड वर्क पेज। ये आकाश की इस सक्सेस टॉक से आप समझ सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हमारे यहाँ एक रिवाज चल रहा है जो लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने चालू किया था। जब बच्चा वर्दी पहन लेता है तो हम उसे स्पोर्ट्स वॉच देते हैं, ऐसी स्पोर्ट्स वॉच कि वो आंधी, तूफान, बारिश, स्विमिंग करते वक्त भी पहन सकता है। और जब तक वो वर्दी नहीं पहनता है तब तक हम कंसोलेशन प्राइजेस देते हैं। तो क्योंकि अभी आकाश ने वर्दी नहीं पहनी है, तो एक छोटा सा गिफ्ट आकाश के लिए। जैसे ही वो वर्दी पहन लेंगे वैसे ही यूट्यूब से वो आउट हो जाएंगे, बिकॉज हमारे सरकार के नियम है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि वर्दी पहन के किसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं दी जा सकती। अगर कोई वीडियो देता भी है, कोई आप देखते भी हो यूनिफॉर्म वाली, तो वो मिनिस्ट्री से अप्रूवल के बाद ही होती है। पर क्योंकि अभी इन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, तो ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार वालों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए और आकाश प्रजापति की ये सक्सेस टॉक को दिल और दिमाग में रखिए, क्योंकि आप आज ये वीडियो देखेंगे, कल आप अपने निजी जीवन में बिजी हो जाएंगे, ये होगा ही होगा। लेकिन इस वीडियो से एक लेसन लेना चाहिए, और लेसन ये है कि जब आकाश प्रजापति, जो एक किसान का बेटा है, वो कर सकता है, उसने खुद हाथ पैर मारे। ऐसा नहीं है कि त्रिशूल पहुंचा था सोनभद्र, बिल्कुल ही पहुंचे थे हम। शायद हमने तो कोई बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगाया होगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का वहां पे, लेकिन खुद एफर्ट्स मारे, खुद ढूंढा। इसको वो वर्दी का रंग पसंद आया, इसने गूगल किया, इंस्टाग्राम किया, फेसबुक किया, जो भी किया। तो अंदर से आना चाहिए। जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक कोई भी संस्था, त्रिशूल ही नहीं, कोई भी संस्था कुछ भी नहीं कर सकती। आकाश, थैंक यू सो मच। और साथ ही बेटा, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ओर से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्दी वर्दी पहने। और ये भी आपके लिए, और एक छोटा सा जो सोनाली मैडम ने मेडल भेजा है, ये आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।